आज हम बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण प्रारंभ से 1949 ईस्वी के अंतर्गत प्रथम टॉपिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति का अध्ययन करने से पूर्व सर्वप्रथम हम राजस्थान शब्द नाम पर चर्चा करेंगे। राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड के द्वारा प्रयोग में लाया गया। 1829 ईस्वी में पब्लिश उनकी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का नाम का प्रयोग किया गया है। राजस्थान के इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोतों को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य वे पुरा अवशेष अथवा भौतिक अवशेष जो हमें खुदाई या उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से हम इतिहास का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वे पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। पुरातात्विक स्रोत ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय एवं प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास से संबंधित सामग्री के रूप में हम अभिलेख, मुद्राएं, मोहरें, कलाकृतियाँ एवं अन्य स्मारकों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख विषय वस्तु के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं राजकीय अभिलेख, किसी राजा के द्वारा जो भी प्रशासनिक आदेश जो जारी किए जाते हैं, इस प्रकार के जो अभिलेखों के रूप में वृत्तांत मिलता है वो राजकीय अभिलेख कहलाते हैं। दूसरे वे अभिलेख जिसके अंदर किसी व्यक्ति की निजी जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, फिर निजी अभिलेखों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तीसरे आते हैं प्रशस्तियाँ, किसी राजा की प्रशंसा के अंदर लिखा जाने वाला अभिलेख या शिलालेख प्रशस्ति कहलाती है। इसके अंदर मुख्य रूप से उसके राजा की दिग्विजय की यात्राएं, उसके राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का, इसके अलावा उसके संपूर्ण जीवन काल का उसके अंदर वर्णन किया जाता है। तो राजस्थान के इतिहास के अंदर प्रशस्तियों का विशेष रूप से भूमिका रही है। अभिलेखों के अंदर राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत सी प्रचुर मात्रा के अंदर हमें अभिलेख यहाँ से प्राप्त होते हैं। राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों के अंदर सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख माना जाता है वो बर्डली का शिलालेख है। यह शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है, जो ब्राह्मी लिपि के अंदर उत्कीर्ण किया हुआ है, जो वर्तमान के अंदर अजमेर संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद आता है भाब्रू का शिलालेख। यह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यह शिलालेख है, जो मौर्य सम्राट अशोक के समय बैराट की पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जिसे 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया। इस शिलालेख में सम्राट अशोक के द्वारा त्रिरत्नों बौद्ध धर्म और संघ के अंदर आस्था प्रकट करने का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। इस प्रकार इस शिलालेख के अंदर हमें अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने और राजस्थान में मौर्य शासन के होने का प्रमाण भी इस शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। दूसरा है घोसुंडी का शिलालेख, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। यह शिलालेख चित्तौड़ के घोसुंडी गांव से एक बावड़ी से प्राप्त हुआ है। यह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर अंकित है, जिसके अंदर बलराम और कृष्ण के पूजा गृह या मंदिर के चारों तरफ साथ ही इसके अंदर अश्वमेघ यज्ञ करने का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार इस लेख से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर राजस्थान में भागवत या वैष्णव धर्म के प्रचार एवं अश्वमेघ यज्ञ से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये भागवत धर्म से संबंधित जो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इसके बाद आता है नानसा का यूप स्तंभ लेख। यह भीलवाड़ा के समीप नानसा गांव के एक सरोवर के मध्य से स्थित गोल स्तंभ से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से तत्कालीन समय के जो क्षत्रप राज्यों के विस्तार के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। इसके बाद है बड़वा का स्तंभ लेख। कोटा के जिले के बड़वा गांव से प्राप्त यह लेख 3 यूप स्तंभों से प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर त्रियात्र यज्ञों का उल्लेख इसके अंदर किया गया है।
इसके पश्चात आता है मानमोरी का लेख। 713 ईस्वी का यह लेख बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह लेख चित्तौड़गढ़ के समीप मानसरोवर की झील के किनारे एक स्तंभ पर उत्कीर्ण था, जिसे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाया जा रहा था। उस दौरान इस शिलालेख के वजन से जो जहाज़ जो है वो डूबने लगा, तो इस शिलालेख को जो है समुद्र के अंदर ही फेंक दिया गया। इस शिलालेख के अंदर जो वृत्तांत लिखा हुआ था उसका उल्लेख कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के अंदर किया गया है। इस लेख में मुख्य रूप से अमृत मंथन से संबंधित, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के करों और मौर्य शासकों के उल्लेख इसके अंदर मिलता है। इसमें चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता के रूप में मौर्य शासक चित्रांगन का भी उल्लेख इसमें अंदर प्राप्त होता है। इसके अलावा मानसरोवर झील के निर्माण का भी उल्लेख इसमें मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस लेख में इस वंश के लिए तक्षक वंश से संबंधित होने और अग्निवंश से उत्पन्न होने का भी प्रमाण मिलता है। इसके बाद आता है कंसवा का लेख। कोटा जिले के कंसवा गांव के शिवालय से प्राप्त इस लेख के अंदर मौर्यवंशी राजा धवल देव का उल्लेख है। इस प्रकार राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 3 शिलालेख हैं जो राजस्थान में मौर्यवंश से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पहला हमने पढ़ा भाबरू का लेख, दूसरा मानमोरी का शिलालेख और तीसरा कंसवा का लेख है। इन तीनों शिलालेखों से हमें राजस्थान में मौर्यवंश से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आती है चाटसू की प्रशस्ति। जयपुर के चाटसू से प्राप्त इस लेख में यहाँ के गोहिलवंशी शासकों की वंशावलियों का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। इसमें उनके विजय अभियानों का उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद है बुजकला का शिलालेख। जोधपुर के निकट बिलाड़ा के पास बुजकला के पार्वती मंदिर से प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जानकारी इसके अंदर प्राप्त होती है। इसके पश्चात मंडोर का शिलालेख आता है 837 ईस्वी का। मंडोर का शिलालेख और घटियाला के शिलालेख राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। मंडोर का जो शिलालेख है ये जोधपुर के समीप मंडोर के विष्णु मंदिर पर उत्कीर्ण था और इस लेख से मंडोर के प्रतिहार वंश की जो वंश परंपरा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार घटियाला का जो शिलालेख है ये जोधपुर के एक जैन मंदिर जिसे माता की साल कहा जाता है उसके निकट के एक स्तंभ से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतिहार नरेश कुक्कुट की विजय गाथा एवं जनकल्याणकारी कार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें कुक्कुट के द्वारा रोहिणी कूप यानी कि घटियाला का ये प्राचीन नाम रोहिणी कूप हमें प्राप्त होता है। इसके अंदर में आभीरों के उपद्रव को समाप्त करने तथा वहाँ शांति स्थापित करने का भी उल्लेख इसके अंदर प्राप्त होता है। इसी प्रकार घटियाला की जो दूसरा लेख है वो भी 861 ईस्वी का प्राप्त हुआ है, जो मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी इसके अंदर प्राप्त होती है। घटियाला के दूसरे शिलालेख से गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति एवं उनकी वंशावलियाँ की जानकारी मिलती है। लेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, जो रोहिलिंद भी कहा जाता था, जिसे उसकी ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षत्रिय स्त्री से क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। इस वंश के प्रमुख हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए, भोगभट, कक्क, रज्जिल, उदय। इन चारों ने मिलकर मंडोर दुर्ग के ऊपर अधिकार स्थापित किया और इसके पश्चात नागभट्ट ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट के पश्चात अनेक शासकों का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात इसमें इस लेख के अंदर कुक्कुट के शासन करने का इसके अंदर उल्लेख हमें मिलता है। यह लेख मुख्य रूप से उसी के समय लिखा गया है, जिसका अंतिम श्लोक भी उसी के द्वारा लिखा गया है, जिससे उस समय के राजाओं की विद्वत्ता और शौर्य का भी जानकारी इसके अंदर मिलती है। इस प्रकार मंडोर का लेख घटियाला के दोनों लेखों से गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित जो जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आता है राजौड़गढ़ का लेख। अलवर के राजौड़गढ़ से प्राप्त इस लेख में राज्यपुर राजौड़गढ़ पर प्रतिहार गोत्र के गुर्जर महाराजा धीराज सावंत के पुत्र मथन देव के राज करने एवं प्रतिहार वंशी महिपाल के सामंत होने का प्रमाण इसमें मिलता है। अलवर क्षेत्र में बड़गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित जानकारी का ये महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसके बाद आता है बिजोलिया का लेख। 1170 ईस्वी का यह लेख, बिजोलिया का यह लेख राजस्थान में चौहान वंश से संबंधित जानकारी का एक महत्वपूर्ण शिलालेख माना जाता है। यह लेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप एक चट्टान के ऊपर उत्कीर्ण किया गया है, जिसे एक जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड की स्मृति के अंदर लगाया था।
इसमें सांबर और अजमेर के चौहान वंशी शासकों का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से दो बातें मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। प्रथम तो ये कि इसके अंदर ब्राह्मणों को, इसके अंदर चौहानों को विप्र गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। इस आधार पर दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण कुल से संबंधित इसके अंदर बताया है। इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान के कुछ प्राचीन नगरों के नामों का भी उल्लेख इसके अंदर किया गया है, जैसे जालोर का नाम जवालीपुर, नाडोल का नाम नुडुल, सांबर का नाम साक्यभरी, दिल्ली का नाम दिल्ली का, भीनमाल का नाम श्रीमाल, मांडलगढ़ का मंडलगढ़, बिजोरिया का विध्यवल्ली और नागदा का नागदे आदि नामों का भी उल्लेख इसके अंदर मिलता है। इस शिलालेख के अंदर भूमि अनुदान दिए जाने का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है और इस भूमि अनुदान को डोहली कहा जाता था। तो ये राजस्थान में चौहान वंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण शिलालेख माना जाता है। इसके बाद आता है चिरवे का शिलालेख। उदयपुर के चिरवा गांव के विष्णु मंदिर से प्राप्त इस शिलालेख के अंदर मेवाड़ की गुहिल वंशी शासकों की उपलब्धियां का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। इसके साथ ही इसमें गोचर भूमि, पाशुपात, शैव धर्म से संबंधित जानकारी शैव धर्म से संबंधित जानकारी एवं सती प्रथा आदि की भी जानकारी इसके अंदर हमें प्राप्त होती है। तो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसे राजस्थान के प्रमुख स्रोतों के रूप में जो आगे की जो शिलालेख हमें पढ़ेंगे।